हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख सकते हैं, आज की जो प्रैक्टिस सेट है ये 3 रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट किया और उसको आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। आपने कमेंट करके बताया कितना मार्क्स आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना आप स्किप कर रहे हैं, सारी चीजों को आपने कमेंट करके बताया। उसके लिए आप सभी को थैंक यू। और आज का जो ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है ये उसी पैटर्न पे होने वाला है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, 29 अगस्त को जो पेपर आपका होना है उसके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो अगर किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कितना आप स्किप कर रहे हैं और कितना आप नहीं जान रहे हैं। तो बने रहिए क्लास के एंड तक। टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, सही आंसर को नोट कीजिए और लास्ट में कमेंट करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलते हैं इस क्लास में। पेन और पेपर लेकर आपको बैठना है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेट। जहां पर पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि अमंग द सिलिकेट क्ले मिनरल्स फाउंड इन सोइल्स टू विच क्लास डस माइका इलाइट बिलोंग। मृदा में पाए जाने वाला सिलिकेट क्ले खनिज में से माइका जो है इलाइट किस प्रकार का खनिज वर्ग है। 2:2, 2:1 टाइप का, 2:1, 2:1 नॉन एक्सपेंडेड टाइप, 1:1 टाइप, 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि मृदा में पाया जाने वाला जो सिलिकेट क्ले मिनरल होता है, क्ले खनिज है जिसमें माइका और इलाइट है, ये किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर माइका की बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, ये 2:1 टाइप का होता है, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का होता है। यहाँ पे 2:1 कहने का मतलब है कि इसमें 2 परत जो है वो सिलिका सिलिका टेट्राहेड्रल और एक परत जो है यहाँ पर एल्युमिनियम ओक्टाहेड्रल का होगा, ओक्टाहेड्रल का होगा। ठीक है, और इन्हीं परतों के बीच यहाँ पर पोटेशियम पोटेशियम आयन जो है ये टाइटली मजबूती तरीके से यहाँ पर बंधा हुआ होता है और इन परतों में यहाँ पर वाटर का सप्लाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता, वाटर प्रवेश नहीं करता है, जिसके कारण इनमें जो श्रिंकिंग और स्वेलिंग का जो प्रॉपर्टी होता है, फूलने और सिकुड़ने का प्रॉपर्टी होता है, वो नहीं होता है, वो इसमें नहीं होता है। और यहाँ पर बात करेंगे बाकी के ऑप्शन का, जैसे कि 2:2 टाइप की बात करेंगे तो इसका कौन सा एग्जाम्पल होगा, इसमें आएगा आपका क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, 1:1 टाइप की बात करेंगे तो इसमें आएगा आपका केवलनाइट, केवल नाइट। इसमें कहने का मतलब है यहाँ पर एक परत आपको सिलिका का देखने का मिलेगा और एक यहाँ पर एल्युमिनियम का। ठीक है, 2:1 टाइप की बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल जो है वो है मोंट मोरिलोनाइट, मोंट मोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट, वर्मिकुलाइट। ये किस तरह का होता है, ये 2:1 टाइप का होता है। इसमें यहाँ पर श्रिंकिंग और स्वेलिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है। यहाँ पर फूलने और सिकुड़ने, जैसे ही यहाँ पर रेन ड्रॉप पानी यहाँ पर जैसे ही प्रवेश करता है तो ये फूल जाता है और जैसे ही यहाँ पर ड्राई कंडीशन आता है तो ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, और क्रैकिंग जैसा फॉर्मेशन होता है। फिर ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जितने भी ब्लैक सोइल है, ब्लैक सोइल में ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी अधिकता होती है। यहाँ पर आपको और क्या जानना है तो अगले स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ इसमें 1:1 टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल नाइट आएगा। इसमें स्वेलिंग कैपेसिटी कैसा होता है, तो लो होता है, स्ट्रिक्ट नॉन एक्सपेंडिंग। ठीक है, सीसी कंटेंट की बात करेंगे, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये कितना होता है, तो 3 से 15। यहाँ पर इसका यूनिट भी लिखा हुआ है। ठीक है, 2:1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप की बात करेंगे तो इसमें आपका इलाइट आएगा, माइका आएगा। ठीक है, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का होता है, स्वेलिंग कैपेसिटी इसमें नहीं होता है, पोटेशियम इसमें फिक्स होता है। ठीक है, 20 से 40 केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या आएगा, मोंटेमोलिनाइट आएगा, वर्मिकुलाइट आएगा। हाई एक्सपेंशन इसमें देखने को मिलता है। काली मिट्टी में जितनी भी ब्लैक कॉटन सॉइल है, रेगुड सॉइल है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो श्रिंकिंग और स्वेलिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, पानी के आते ही ये स्वेल कर जाएगा और पानी यहाँ पे जैसे रिमूव होगा, ड्राई कंडीशन आएगा तो ये सिकुड़ जाएगा और क्रैक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 80 से 150 यहाँ पर केटायन के एक्सचेंज कैपेसिटी होता है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, 2:2 की बात करेंगे, 2:1 टाइप की बात करेंगे तो इसका जो एग्जांपल है वो है क्लोराइड, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का होता है। मैग्नीशियम आयन इसके इंटरलेयर में देखने को मिलेगा। 10 से लेकर 40 इसमें केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। आई होप आपने इसको सही करा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ पायराजोसल्फ्यूरोन इथाइल पर हेक्टेयर फॉर इफेक्टिव वीड कंट्रोल इन डायरेक्ट सीडेड राइस, DSR। धान और राइजस सटिवा की बात करेंगे, इसकी सीधी बीज बिजाई के लिए
डायरेक्ट सीडेड राइस में खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण हेतु पायराजोसल्फ्यूरॉन एथाइल की अनुवंशित मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है 500 से 750 ग्राम एआई पर हेक्टेयर का कहने का मतलब है यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, ठीक है। 20 से 50 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, 100 से 150 ग्राम, 1 केजी से 1.5 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा? अच्छे तरीके से ऑप्शन को देखना है, सोचना है, समझना है और फिर आंसर नोट करना है, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करना है। 25 क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से आंसर दे पाओगे और अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो पायराजोसल्फ्यूरॉन की बात करेंगे तो ये कहां पर यूज होता है? तो ये पैडी में। कहां पे? डायरेक्ट सीडेड राइस में। इसमें डोज कितना रखते हैं? तो 20 से 25 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर पायराजोसल्फ्यूरॉन इथाइल की बात करेंगे तो ये कैसा हर्बिसाइड है? तो ये प्री इमर्जेंस है, प्री इमर्जेंस। और यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है? अर्ली पोस्ट इमरजेंस देखने को मिल सकता है, अर्ली पोस्ट इमरजेंस, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। पायराजोसल्फ्यूरॉन इथाइल की बात करेंगे तो ये कैसा है? तो प्री है, अर्ली पोस्ट है। कब इसको यूज करते हैं? तो 3 to 7 डेज आफ्टर सोइंग। कितना यहाँ पर यूज करना होता है? तो 20 से 25 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, ठीक है। टारगेट वीड कौन है इसका? तो सेज, मोथा, ब्रॉड लीफ वीड्स, जितनी भी चौड़ी पत्ती वाले वीड है ये इसका टारगेट होता है, ठीक है। बिस्पैरिबेक सोडियम की बात करेंगे तो ये पोस्ट इमरजेंस है, 15 से 25 डे आफ्टर सोइंग इसका यूज होता है। 20 से 25 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। ब्रॉड एक्सपेक्ट्रम, घास, चौड़ी पत्ती वाली, मोथा, इन सबको हटाने के लिए, ठीक है। ये सब इसका टारगेट वीड है। पेंडिमिथिलिन की बात करेंगे 30% ईसी प्री इमरजेंस के रूप में, 0 to 3 डेज आफ्टर सोइंग, 1000 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, ठीक है। 1 केजी यहाँ पर यूज होता है एनुअल ग्रासेस को हटाने के लिए, ये इसका टारगेट वीड है। प्रिटिकलर की बात करेंगे तो 50% ईसी प्री इमरजेंस के रूप में, 0 to 5 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। टी लिखा हुआ है। 500 से 750 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर यूज होना है ग्रासेस एंड चेजेस को हटाने के लिए, ये इसका टारगेट होता है। तो ये सेट का दूसरा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ग्रैप्स से है। इन ग्रैप्स विटिस वेनिफेरा बेरी ड्रॉप एंड हेन एंड चिकन डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। अंगूर की बात करेंगे, विटिस वेनिफेरा में जो बेरी ड्रॉप है और हेन एंड चिकन जो डिसऑर्डर है किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक, कैल्शियम, बोरोन, कॉपर। तो ग्रैप्स की बात करेंगे, ग्रैप का जो कल्चर होता है वो इसकी स्टडी कहां पे करते हैं? तो विटिकल्चर में। सबसे फेमस कल्टीवेशन वैरायटी कौन सा है? तो थॉमसन सीडलेस है। यहां पर वाइन के लिए सबसे अच्छा कौन माना जाता है? वाइन के लिए जो वैरायटी है वो कौन कौन सा है? तो अर्का, कृष्णा, अर्का, सोमा। अगर व्हाइट वाइन के लिए बोले तो व्हाइट वाइन के लिए तब कौन सा वैरायटी आएगा? तो यहां पे आएगा अर्का, हंस, ठीक है। ये सब वैरायटी को आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहां पर पूछा था डिसऑर्डर से, बेरी ड्रॉप और हेन एंड चिकन डिसऑर्डर का, तो ये होता है आपका बोरोन की कमी से। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे है? तो यहाँ पर बोरेक्स का यूज किया जाता है। बोरेक्स का यहाँ पे छिड़काव किया जाता है। कितना किया जाता है? तो 0.2%, ठीक है, पर नहीं छिड़काव, फोलियर स्प्रे किया जाता है। इससे यहाँ पर बोरन की पूर्ति हो जाती है। और यहाँ पर बाकी के ऑप्शन की बात करेंगे, जिंक की बात करेंगे तो इससे लिटल लीफ होता है, लिटल लीफ, ठीक है। कैल्शियम की बात करेंगे तो इससे कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो यहाँ पर फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलता है, फ्रूट क्रैकिंग। कॉपर कमी से सिट्रस में आपको डायबैक देखने को मिलेगा, सिट्रस में डायाबैक। यहां पर आप देखेंगे ग्रैप्स लिखा हुआ है, हैन एंड चिकन बेरी ड्रॉप किसकी कमी के कारण? बोरोन की डिफिशियंसी के कारण। अंगूर की बात करेंगे यहाँ पर और है तो पिंक बेरी इसमें देखने को मिलता है, केलिक्स एंड रोट होता है। पिंक बेरी कैसे होता है? तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाटर स्ट्रेस के कारण होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। एप्पल की बात करेंगे, सेब, इसमें बिटर पीट डिसऑर्डर होता है, किसकी कमी से? तो कैल्शियम की कमी से, ठीक है। मैंगो की बात करेंगे, इसमें इंटरनल नेक्रोसिस होता है बोरोन की डिफिशियंसी से।
सिट्रस में बात करेंगे डायबैक और एक्सथेंथेम्बा देखने को मिलता है, किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। तो ये सब जो डिजीज है ये न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होता है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन था, चलते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सोइल सरफेस आर ड्रिप लाइन्स इमिटर्स प्लेस्ड इन सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन एसडीआई। सब सरफेस ड्रिप सिंचाई, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन एसडीआई में ड्रिप लाइन्स उत्सर्जकों का मृदा सतह से कितनी गहराई पर स्थापित किया जाता है? 50 से 75 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 मीटर, 10 से 30 सेंटीमीटर, 2 से 5 सेंटीमीटर। तो सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन की बात करेंगे तो ये एक मॉडर्न रूप है, मॉडर्न है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ड्रिप लाइन्स होती है, इमिटर्स होता है, ये कहां पर प्लेस किया जाता है? तो ये सब सरफेस में, सब सरफेस में जहां पे प्लांट की जड़ें होती है, जैसे कि यहां पर कॉटन की बात करेंगे, कॉटन हो गया, मेज हो गया, सुगर केन हो गया, इन सब की जड़ें लगभग यहां पर देखा जाता है कि 10 से 20 सेंटीमीटर नीचे, 10 से 20 सेंटीमीटर नीचे। इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। 10 से 30 सेंटीमीटर है जहां पर प्लांट की जड़ें होती है, यहाँ पे सब सरफेस में ही इसका जो चैनल है, लाइन से मीटर है, वो अंडरग्राउंड सरफेस में ही लगा दिया जाता है, और इसी के थ्रू यहाँ पर फिर ड्रिप ड्रिप फॉर्म में जो प्लांट की जड़ें हैं उनको यहाँ पर वाटर प्रोवाइड किया जाता है, वाटर मिलता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देखेंगे इरिगेशन सिस्टम लिखा हुआ है, सिंचाई प्रणाली, इन्वेंटर ओरिजिन है, वाटर यूज एफिशिएंसी लिखा हुआ है, प्रेशर रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। सब चीज को यहाँ पर समझेंगे। ड्रिप टिकल की बात करेंगे तो ये सैमच ब्लास, ये फादर माने जाते हैं ड्रिप इरिगेशन के, इजराइल के हैं। वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करेंगे तो कितना होता है? 85 से 95%, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। हाइस्ट है। यहाँ पे प्रेशर कितना रखना होता है? तो 1.5 से 2.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सब सरफेस ड्रिप की बात करेंगे एसडीआई, तो ये एडवांस ड्रिप टेक्नोलॉजी है, मतलब एडवांस ड्रिप सिस्टम है। 90% से ज्यादा यहाँ पर वाटर यूज एफिशिएंसी देखने को मिलता है। जीरो एवपोरेशन, ये छूट गया था यहाँ पर, इससे बेनिफिट होता है कि सब सरफेस में यहाँ पर चैनल को बिछाने से, लाइंस को बिछाने से इवेपोरेशन जो है, वाष्पोसर्जन है, वो बहुत कम होता है, एकदम ना के बराबर, जीरो। इसीलिए यहाँ पर वाटर का जो यूज है वो अच्छे तरीके से हो पाता है, वाटर यूज एफिशिएंसी जो है इसका हाई रहता है। प्रेशर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो ये कितना होता है? तो 1.5 से 2.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्प्रिंकलर की बात करेंगे, जनरल ओवरहेड 70 से 80% इसमें वाटर यूज एफिशिएंसी है। 2.5 से लेकर 4.5 यहाँ पर जो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है। सतही सिंचाई की बात करेंगे सरफेस का, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, 30 से 50% यहाँ पर वाटर यूज एफिशिएंसी देखने को मिलता है। ग्रेविटी फ्लो, यहाँ पर प्रेशर जो रिक्वायरमेंट होता है वो ग्रेविटी फ्लो के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेरिकल्चर से है। इन सेरिकल्चर द प्रोसेस ऑफ किलिंग द प्यूपा इनसाइड द कोकून बिफोर अनवाइंडिंग द सिल्क थ्रेड इज नॉन एज। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर में रेशम के कोकून से धागा निकालने की प्रक्रिया से पहले प्यूपा को मारने की क्रिया को क्या कहा जाता है? रीलिंग, माउंटिंग, स्टिफलिंग, डीगमिंग, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या कह रहा है? रीलिंग। रीलिंग क्या होता है? स्टिफलिंग के बाद होने वाला ये प्रक्रिया है, ठीक है। स्टिफलिंग के बाद कोकून को गर्म पानी में डुबाकर रेशमी धागे को लपेटना या फिर निकालना क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टिफलिंग के बाद कोकून को गर्म पानी में डुबाकर सिल्क फाइबर है इसको लपेटना या फिर निकालना क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है, ठीक है। माउंटिंग की बात करेंगे तो रेशम कीट का जो 5th स्टार कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है, को कोकून बनाने वाला जो यहाँ पे माउंट होता है उस पर रखना या फिर उस पर चढ़ाने की जो क्रिया होती है वो माउंटिंग कहलाती है, ठीक है। स्टिफलिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोकून से यहाँ पे धागा निकालने से पहले जो उसके अंदर प्यूपा होता है उसको यहाँ पर मार दिया जाता है, ठीक है। ये स्टिफलिंग कहलाता है। डीगमिंग की बात करेंगे तो सिल्क के धागे में जो प्राकृतिक रूप से जो गोंद होता है, गोंद कौन सा होता है? इसमें प्रोटीन होता है, इसमें सेरिसिन, सेरिसिन। और इसमें एक और प्रोटीन होता है, वो कौन सा होता है? फेब्रोइन, फेब्रोइन। सेरिसिन कितना होता है? 20 से 25%, ठीक है। और ये कितना होता है बाकी? 75 से 80%, ठीक है। सेरिसिन को ही यहाँ पर गम प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है, गमिंग प्रोटीन बोला जाता है। इसको हटाना डीगमिंग कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से समझेंगे। सिल्कवॉर्म साइंटिफिक नेम बॉम्बेक्स मोरी, मलबरी रेशम कीट। प्राइमरी फूड क्या होता है होस्ट प्लांट? मलबरी लीव होता है। सिल्क प्रोटीन कंपोजिशन इसमें क्या देखने को मिलता है? तो फिब्रोइन और सेरिसिन। फिब्रोइन 75 से 80% होता है, मुख्य रेशा यही होता है। गोंद वाला इसमें होता है सेरिसिन, ठीक है।
स्टिफनिंग मेथड की बात करेंगे तो ये तीन तरह से होता है, स्टीम स्टिफनिंग होता है, सन स्टिफनिंग होता है और हॉट एयर स्टिफनिंग होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, कर्नाटका। सेरीकल्चर का क्लास जो है वो अपलोड है हमारे चैनल में, जाके देख लेंगे। ये सारी चीजें वहां पर अच्छे तरीके से बताया है, डिटेल में बताया गया है, ठीक है। एमसीक्यू के फॉर्म में, लेकिन सारा फैक्ट वहां पर क्लियर करते हुए क्लास को कराया गया है। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो पहले चैनल में विजिट करेंगे, सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, जल्दी से रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, व्हाट इज द प्रीमियम रेट पेबल बाय फार्मर्स फॉर कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वाणिज्यिक बागवानी फसलों, कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए किसान द्वारा देय प्रीमियम दर कितनी निर्धारित है? 5%, 2%, 10%, 1.5%। तो सही आंसर जो है उसको नोट कीजिए और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसलिए नोट करते जाइए। छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करेंगे तो ये कब आया था? तो 18 फरवरी 2016, ठीक है। इस ईयर को याद रखना है। 2% की बात करेंगे तो ये किस में होता है? तो ये खरीफ क्रॉप में होता है, खरीफ का प्रीमियम है। 1.5% किसका है? ये रबी का है। तो कमर्शियल का कितना है? तो 5% है, ठीक है, 5% है। खरीफ में यहाँ पर कौन कौन सा क्रॉप आएगा? खरीफ की बात करेंगे तो धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, मूंगफली, ठीक है। रबी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जौ देखने को मिलेगा, गेहूं, सरसों, मसूर, चना, ये सब आपका एग्जाम्पल आएगा रबी का, ठीक है। यहाँ पर इससे रिलेटेड पॉइंट है, कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करेंगे तो एनुअल और ऑल सीजन का 5% यहाँ पर प्रीमियम रेट है, ठीक है। खरीफ क्रॉप की बात करेंगे, फूड ग्रेन्स और ऑयलसीड आएगा 2%। रबी क्रॉप की बात करेंगे तो फूड ग्रेन्स और ऑयलसीड इसमें भी आएगा 1.5%। लॉन्च डेट की बात करेंगे कब आया था? तो ये 18 फरवरी 2016 को आया था। किसका रिप्लेसमेंट है ये? NAIS और MNAIS स्कीम्स का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज पार्टिकल डेंसिटी PD वैल्यू फॉर मोस्ट मिनरल सॉइल्स। मृदा कण घनत्व पार्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे का सामान्य मान अधिकांश खनिज मिट्टियों मिनरल सॉइल में के लिए कितना होता है? 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है? इसकी बात करेंगे तो ये बल्क डेंसिटी का होता है, बल्क डेंसिटी होता है, ठीक है। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है पार्टिकल डेंसिटी, इसका सही आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये 2.65 ही क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी में बात करेंगे सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है खनिज, वो होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जिसका जो अपेक्षिक घनत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, वो कितना होता है? 2.65 होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और इसको किस चीज से मेजर करते हैं? मापने के लिए क्या यूज है? तो पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर का यूज होता है। यहाँ पर देखेंगे पार्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये कांस्टेंट होता है, अनअफेक्टेड बाय टिलेज, टिलेज से अफेक्ट नहीं होता है, एंड कॉम्पैक्शन। बल्क डेंसिटी की बात करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चेंजेस विद टिलेज, जैसे यहाँ पे टिलेज एक्टिविटी होता है इसमें चेंज हो सकता है। ऑर्गेनिक मैटर एंड कॉम्पैक्शन से यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिलता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे तो ये कितना होता है? 1.1 से लेके 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लोअर्स द ओवरऑल सॉइल डेंसिटी, सबसे कम। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो किसके द्वारा मेजर होता है? तो पिक्नोमीटर के द्वारा। यही ना मैंने बताया था यहाँ पे, पाइकोमीटर, ये गलत लिखा गया था यहाँ पे, पिक्नोमीटर, ठीक है। इसको सही कर लेंगे, पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर इसको सही कर लेंगे। यूज फॉर मेजरिंग सोइल पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, अंडर द TPS ट्रू पोटैटो सीड टेक्नोलॉजी इन पोटैटो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ट्रू सीड इज रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर। आलू की बात करेंगे सोलेनम ट्यूबरसम में TPS ट्रू पोटैटो सीड तकनीक के तहत प्रति हेक्टेयर बिजाई हेतु कितने ग्राम सत्य बीज ट्रू सीड की आवश्यकता होती है? 100 से 150 ग्राम, 15 से लेके 20 क्विंटल, 1.5 से 2 kg, 500 से 600 ग्राम, कितना होता है? तो यहाँ पे जो ट्रू पोटैटो सीड है, ये टेक्निक जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो डॉक्टर S रामानुजान,
एस रामानुजम के द्वारा डेवलप किया गया था। कहां पर हुआ था? तो ये CPRI में। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है ये? शिमला में। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना है। ट्रू पोटैटो सीड में क्या होता है? यहाँ पर ट्यूबर्स का यूज नहीं होता है। यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए, प्रोपगेशन के लिए, चाहे जैसे भी पोटैटो के कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर ट्यूबर्स का यूज नहीं होता है, सीड का यूज होता है। सीड का पहले यहाँ पे नर्सरी लगता है, तो यहाँ पे कितना रखा जाता है सीड रेट? तो 100 से 150 ग्राम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 15 से 20 और 15 से 25 की बात करेंगे तो ये ट्यूबर्स का होता है। अगर ट्यूबर से यहाँ लगा के अगर आलू का खेती कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर के लिए 15 से 20 क्विंटल ट्यूबर्स की आवश्यकता होती है। 15 से 20 या फिर 25। ठीक है, यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। ट्रू पोटैटो सीड की बात करेंगे तो ये डॉक्टर एस रामानुजन के द्वारा डेवलप किया गया था। 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर यहाँ पे बोटानिकल जो सीड होता है पोटैटो का, इसका यूज किया जाता है, ना कि ट्यूबर्स का। सीड प्लॉट टेक्निक की बात करेंगे तो ये भी पोटैटो से रिलेटेड है। किनके द्वारा डेवलप किया गया था? डॉक्टर पुष्कर नाथ के द्वारा। कब? 1967 में। क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था? तो वायरस फ्री सीड ट्यूबर्स का प्रोडक्शन करना। कहां पे? नॉर्दर्न प्लेन्स में। CPRI की बात करेंगे तो कहां पर है? कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द डैमेजिंग स्टेज ऑफ द मेज स्टेम बोरर चिलोपाटिलस। मक्का मेज की फसल में तना छेदक स्टेम बोरर चिलोपाटिलस कीट का हानिकारक चरण, डैमेजिंग स्टेज कौन सा है? प्यूपा, एग, लार्वा कैटरपिलर, एडल्ट मॉथ। पहले आप लोग नोट कीजिए, सही आंसर नोट कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है प्यूपा। ये रेस्टिंग स्टेज होता है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज होता है। इसमें ना ये खाना खाता है, ना किसी तरह का कोई डैमेज करता है। ठीक है, एक की बात करेंगे तो ये सुप्त अवस्था होता है। सुप्त अवस्था होता है। ठीक है, लार्वा कैटरपिलर इसका सही आंसर होगा। चिलोपाटिलस जो है मेज स्टेम बोरर, इसको डैमेज करने का जो काम करता है वो लार्वा और कैटरपिलर होता है। ठीक है, ये स्टेम में यहाँ पर होल करने का काम करता है, डेड हार्ट कॉज करने का काम करता है। और यहाँ पे जो एडल्ट मॉथ होता है ये सिर्फ प्रजनन के लिए, प्रजनन, प्रजनन और क्या है? अंडे देना। डैमेज ज्यादा नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मेज स्टेम बोरर की बात करेंगे, तना छेदक चिलोपाटिलस साइंटिफिक नेम है इसका। लार्वा डैमेजिंग स्टेज होता है, डेड हार्ट कॉज करने का काम करता है, शॉर्ट होल्स इन लीव्स, लीव्स में यहाँ पे शॉर्ट होल्स करने का काम करता है। ठीक है, फॉल आर्मीवॉर्म की बात करेंगे तो स्पोडोपटेरा फ्रूगीपेरेडा। ठीक है, इसका भी जो डैमेजिंग स्टेज है वो लार्वा ही होता है। हेवी डिफ्यूलेशन, रैग्ड वोरलस, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है। पिंक स्टेम बोरर की बात करेंगे तो सिसेमिया इन्फेरेंस, ये साइंटिफिक नेम है, याद होना चाहिए आपको। डैमेजिंग स्टेज इसका भी लार्वा होता है। डेड हार्ट इन लेट ग्रोथ स्टेज। ठीक है, मेज में क्वेश्चन पूछा था व्हाइट हेड, व्हाइट बर्ड, व्हाइट बर्ड, ये किसके कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डिफरेंशियल लॉक इन अ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में डिफरेंशियल लॉक का मुख्य कार्य क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट की ऊंचाई को स्थिर रखना, मोड़ पर पिछले पहियों को अलग अलग गति से घुमाना, दोनों पिछले पहियों को समान गति से घुमाना जब एक पहिया कीचड़ में फिसल रहा हो। ऑप्शन नंबर डी है ट्रैक्टर की पीडीओ गति को नियंत्रित करना। क्या होगा इसका सही आंसर? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट की ऊंचाई को स्थिर रखना ये किसका काम होता है? ये पीसी और डीसी का काम होता है। पीसी एंड डीसी का काम होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो पीसी का यहाँ पर होता है पोजीशन कंट्रोल और डीसी का होता है ड्राफ्ट कंट्रोल। इनका ड्राफ्ट कंट्रोल जो लेवर होता है इसका काम होता है यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट की ऊंचाई को स्थिर करना। ठीक है, मोड़ पर पिछले पहियों को अलग अलग गति से घुमाना ये किसका काम होता है? तो ये ओपन डिफरेंशियल का होता है, ओपन डिफरेंशियल का। दोनों पिछले पहियों को समान गति से घुमाना जब एक पहिया कीचड़ में फिसल रहा हो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डिफरेंशियल लॉक जो होता है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रैक्टर की पीटीओ गति को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो यहाँ पर जो आरपीएम होता है गति इंजन और जो पीटीओ गियर लीवर होता है ये इसका काम होता है। ठीक है, उसका काम होता है ये। यहाँ पे कुछ पैरामीटर है और स्पेसिफिकेशन है, डिटेल्स। प्राइमरी फंक्शन की बात करेंगे, मुख्य कार्य क्या है? दोनों पहियों को समान शक्ति देना ताकि ट्रैक्टर कीचड़ से बाहर निकल सके। ऑपरेशन टाइप की बात करेंगे तो कैसा है? मैनुअल पेडल द्वारा संचालित है। यूसेज प्रिकॉशन की बात करेंगे, सावधानी क्या है इसमें? तो मोड़ पर टर्न्स पर इसे डिसेबल कर देना चाहिए, अन्यथा एक्सिल जो है वो टूट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूरिया इज कोटेड विथ विच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट टू स्लो डाउन नाइट्रोजन रिलीज एंड प्रिवेंट लीचिंग वोलेटाइलाइजेशन लॉसेस। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यूरिया को किस जैविक उत्पाद से लेपित कोटेड किया जाता है ताकि लीचिंग और वोलेटाइलाइजेशन है
से रोका जा सके, नाइट्रोजन की लॉस को रोका जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज का कोटिंग करते हैं? महुआ का तेल, महुआ ऑयल, कैस्टर ऑयल, नीम ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पर पहले अच्छे तरीके से समझेंगे। साधारण यूरिया की बात करेंगे तो जैसे ही इसको मिट्टी में डाला जाता है तो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया होता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है, और जैसे ही यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये फिर नाइट्रेट में चेंज होता है। किसमें? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट में बदलने के बाद जो नाइट्रोजन का बड़ा हिस्सा है वो लीचिंग के साथ, लीचिंग हो जाता है, पानी के साथ बह जाता है, और वोलाटाइलाइजेशन के तौर पर यहाँ पर गैसियस फॉर्म में भी नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। तो इसी लॉस को बचाने के लिए यहाँ पर यूरिया में अब कोटेड आने लगा है, कोट किया जाने लगा है, लेप लगाया जाने लगा है, ताकि यहाँ पे नाइट्रोजन का लॉस ना हो। तो यहाँ पे किस चीज से कोटिंग किया जा रहा है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नीम कोटेड यूरिया आने लगा है। नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, यहाँ पर प्लेन यूरिया एक तरफ, दूसरी तरफ नीम कोटेड यूरिया है। नाइट्रोजन कंटेंट की बात करेंगे, दोनों में सेम है, 46%, 46%। ठीक है, रिलीज स्पीड की बात करेंगे तो इसमें रैपिड, फास्ट यहाँ पे रिलीज होता था, लॉस हो जाता था। यहाँ पे स्लो रिलीज है, धीमी गति से। नाइट्रिफिकेशन इन्हिबिटर की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे नीम ऑयल है, एजिडी-रेक्टिन। ठीक है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इसमें लो था, 30 से 40%, और यहाँ पर हाई है क्योंकि यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, एट विच स्टेज इज ब्लाइंड होइंग प्रैक्टिस्ड इन शुगर केन सेकेरम ऑफिसिनेनम। गन्ने सेक्रम्स ऑफिसिनेरम में अंधी गुड़ाई जो है ब्लाइंड होइंग किस अवस्था में की जाती है? अंकुरण के पूर्ण होने के बाद, 60 दिन पर, बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पहले, फूल आते समय, गन्ने की कटाई के तुरंत बाद। तो यहाँ पर होता क्या है, शुगर केन में पता है आप सभी को प्रोपगेशन कैसे होता है? सीड्स के द्वारा। जैसे ही यहाँ पे सीड्स को लगाया जाता है, सीड्स की बुआई की जाती है, तो यहाँ पे 3 से 4 हफ्ता, कहने का मतलब है 21 से 30 दिन अंकुरण से पहले, अंकुरण से पहले यहाँ पर जो होता है सोइल होता है उसमें क्रस्ट बनने लगते हैं, हार्ड पैन का फॉर्मेशन होने लगता है वर्षा और सिंचाई के कारण, और यहाँ पर वीड्स उग जाते हैं, खरपतवार उग जाते हैं। अब इसको हटाना होता है, तो हटाने के लिए यहाँ पर ब्लाइंड होइंग किया जाता है, जर्मिनेशन से पहले और बोइंग के बाद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोइंग के बाद, बोई के बाद और अंकुरन से पहले। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर टिलरिंग का फॉर्मेशन होता है, टिलर्स आते हैं, टिलर्स बनते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर मिट्टी चढ़ाना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग अप, अर्थिंग अप। तो यहाँ पर देखेंगे ऑपरेशन और स्टेज लिखा हुआ है। ब्लाइंड होइंग की बात करेंगे, अंधी गुड़ाई की, तो ये पोस्ट प्लांटिंग है। प्लांटिंग के बाद प्री जर्मिनेशन, जर्मिनेशन अंकुरन से पहले। ठीक है, क्या करने का काम करता है, तो यहाँ पे जो क्रस्ट होते हैं उसको ब्रेक करने का, वीड्स को रिमूव करने का। ठीक है, अर्थिंग अप की बात करेंगे, मिट्टी चढ़ाना जून जुलाई में, टू प्रिवेंट लोजिंग, लोजिंग को रोकने के लिए, सपोर्ट रूट सिस्टम, रूट का जो सिस्टम है इसको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, टाइंग और पॉपिंग की बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि शुगर केन में देखने को मिलता है अगस्त और सितंबर में। इसमें क्या होते हैं, जो केन का जो पत्तियां होती है या फिर जो स्टॉक होता है उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से बांध दिया जाता है, टाई किया जाता है, ताकि ये लॉजिंग की वजह से गिरे ना। ठीक है, गिरे ना, प्रिवेंट लॉजिंग। डी ट्रेसिंग की बात करेंगे, सूखी पत्तियों को तोड़ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, एट व्हाट एज इज द प्राइमरी एफएमडी वैक्सीनेशन गिवन टू काल्व्स। पशुओं में खुरपका मुंहपका एफएमडी रोग की रोकथाम हेतु पहला जो टीका है वैक्सीनेशन बछड़े या फिर बछड़ी को सामान्यतः किस उम्र में लगाया जाता है? 1 वर्ष की आयु में, जन्म के तुरंत पहले दिन, 4 महीने की उम्र में, 4 मंथ्स, 2 वर्ष की आयु में। कब लगाया जाता है? एफएमडी का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, ये कैसा डिजीज है, तो ये वायरस, वायरस के द्वारा होने वाला है। वायरस का क्या नाम है? पिकोना वायरस, पिकोना वायरस। ठीक है, वायरस का नाम आपको याद रखना है। इसका टीकाकरण कब किया जाता है? वैक्सीनेशन 4 मंथ में, 4 मंथ की उम्र में। ठीक है, यहाँ पर डिजीज है, पैथोजन टाइप भी लिखा हुआ है, प्राइमरी वैक्सीनेशन एज है, और बूस्टर डोज है वो कब लगता है। एफएमडी की बात करेंगे, खुरपका मुंहपका वायरस, वायरस के द्वारा होता है। कौन सा वायरस? पिकोना वायरस। टीकाकरण कब होता है? 4 मंथ में। बूस्टर डोज कब लगता है? 5th मंथ में। देन एवरी 6 मंथ। एजेस की बात करेंगे, गलगोटू हेमोरोजिक सिप्टिसेमिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है, 6 मंथ में, मई जून में। ठीक है, टीकाकरण एनुअली, फिर हर साल मानसून से पहले।
BQ की बात करेंगे, ब्लैक क्वार्टर बैक्टीरियल डिजीज है, क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा होता है। 6 मंथ में, ये भी मई जून में, एनुअली, हर साल मानसून से पहले। ब्रुसलोसिस की बात करेंगे तो ये भी बैक्टीरियल है, ब्रुसेला एबॉर्टस। 4 से 8 मंथ में, कब किसको दिया जाता है, तो केवल मादा बछड़ी को। क्यों? क्योंकि ये एबॉर्शन से रिलेटेड है। लाइफ टाइम में वंस, जीवन में एक बार। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वैक्सीन वगैरह से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन पैटर्न इन सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स की जो फसल में बीजांकुरण का प्रकार होता है, जर्मिनेशन टाइप होता है, किस श्रेणी का होता है? एपिजियल होता है, सेमी एपिजियल होता है, विविपेरी होता है, हाइपोजियल होता है। कैसा होता है, जल्दी से नोट कीजिएगा। तो सोयाबीन की बात करेंगे तो इसको वॉन्डर क्रॉप भी बोला जाता है, वॉन्डर क्रॉप भी बोला जाता है। और क्या बोलते हैं इसको, जेवल क्रॉप भी बोलते हैं, गोल्डन जेवल, गोल्डन जेवल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है और प्रोटीन कितना होता है? ऑयल की बात करेंगे तो 20 से 22% होता है। प्रोटीन की बात करेंगे तो ये 40 से 42% होता है, डबल, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मिनेशन पैटर्न क्या होता है, तो ये एपिजियल होता है, ठीक है, एपिजियल जर्मिनेशन होता है। इसमें जो बीज पत्र होता है कोटिलिडन्स, ये जमीन मृदा की सतह से ऊपर बाहर निकलता है, ठीक है। एपिजियल में क्या होता है, जो कोटिलिडन्स होता है वो मृदा की सतह से ऊपर निकलता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको सोयाबीन हो गया, मूंगफली ग्राउंडनट हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, कॉटन, मस्टर्ड। इन सब में जो जर्मिनेशन देखने को मिलता है, अंकुरण, वो एपिजियल होता है, ठीक है। विविपेरी की बात करेंगे तो ये किस में होता है, यहाँ पे मंगरूव वगैरह में, मंगरूव्स में, ठीक है। हाइपोजियल की बात करेंगे तो ये किस में होता है, हाइपोजियल इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा चना ग्राम में, मटर में, अरहर पिजन पी, मसूर लेंटिल, वीट, मेज, इन सब में, ठीक है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एपिजियल की बात करेंगे और हाइपोजियल की, हाइपोजियल की। एपिजियल में यहाँ पे जो कोटिलिडन्स है वो हाइपोकोटिलिडन देखने को मिलता है, सोइल सरफेस के ऊपर आता है यहाँ पे। सोयाबीन की बात करेंगे, ग्राउंडनट, कॉटन, राजमा, कैस्टर, मस्टर्ड, ये सब एग्जांपल हो गया। हाइपोजियल की बात करेंगे तो यहाँ पे एपिकोटाइल होता है, एलोंगिंग पार्ट, सोइल सरफेस के नीचे रहता है कोटिलिडन्स। ग्राम, पी, अरहर, वीट, मेज, राइस, ये सब एग्जांपल है। एपिजियल और हाइपोजियल से क्वेश्चन पूछेगा तो इसके एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, इन पोमग्रेनेट प्यूनिका ग्रेनेटम ड्यूरिंग विच मंथ डस फ्लावरिंग अकस अंडर मृग बहार। अनार जो है प्यूनिका ग्रेनेटम, मृग बहार के तहत पुष्पन जो है किस महीने में आता है? तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, पश्चिम या फिर मध्य भारत की बात करेंगे, वेस्ट और मिडिल इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर गुआवा हो गया, गुआवा, पोमग्रेनेट, या फिर ऑरेंज संतरा हो गया। इन सब में यहाँ पे बाहर ट्रीटमेंट किया जाता है। बाहर ट्रीटमेंट ये क्या होता है, तो यहाँ पर फल के उत्पादन के लिए, फल प्रोडक्शन को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर बाहर ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह का बाहर होता है, एक होता है मृग बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार। मृग बहार में जो फ्लावरिंग होता है वो कब होता है, तो जून जुलाई में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मृग बहार। तो यहाँ पे अगर जून जुलाई में फ्लावरिंग हो रहा है तो फिर फ्रूट प्रोडक्शन कब होगा, तो ये नवंबर मार्च में होगा। फ्रूटिंग जो है वो कब होगा, तो नवंबर मार्च में होगा, ठीक है। जनवरी फरवरी की बात करेंगे तो इसमें जो फ्लावरिंग होता है वो मृग बहार कहलाता है, मृग बहार, ठीक है। सितंबर अक्टूबर की बात करेंगे तो ये हस्त बहार। यहां पर अच्छे तरीके से आप देखेंगे, अम्बे बहार की बात करेंगे, फ्लावरिंग पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी फरवरी। हार्वेस्टिंग पीरियड की बात करेंगे, फ्रूटिंग कब होता है, तो जून और जुलाई में। की एडवांटेज क्या है, तो हाई यील्ड वेयर वाटर इज अवेलेबल, जहां वाटर अवेलेबल होता है वहां पे यील्डिंग इसका हाई होता है, ठीक है। मृग बहार की बात करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा था, फ्लावरिंग जून जुलाई में। हार्वेस्टिंग कब होगा, नवंबर मार्च में। बेस्ट फॉर रेनफेड एरियाज, मानसून ऑनसेट में। हस्त बहार की बात करेंगे सितंबर अक्टूबर में, फ्लावरिंग सितंबर अक्टूबर में हो गया। हार्वेस्टिंग कब होगा, फरवरी अप्रैल में। मैक्सिमम मार्केट प्राइस एंड हाई क्वालिटी, ठीक है।
तो यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां तक होगा तो गुआवा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ चाइनीज हिजरी इन एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन में चाइनीज हिजरी का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी मछलियों का भंडारण और शीतलन, प्रेरित प्रजनन और अंडों का हैचिंग प्रबंधन, मछली के दानों पैलेट्स का उत्पादन, मछलियों का व्यावसायिक प्रसंस्करण प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर चाइनीज हिजरी कहने का मतलब है प्रेरित प्रजनन और अंडों का हैचिंग, ठीक है, हैचिंग प्रबंधन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कंपोनेंट है, पर्पस है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, यहाँ पे आपको बस रीड कर लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1976 बाय विच नेशनल कमीशन, सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय आयोग द्वारा वर्ष 1976 में किया गया था? राष्ट्रीय कृषि आयोग, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर, नाबार्ड, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। तो यहां पर इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा सन 1976 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म है इसको यूज किया गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ कैटेगरी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। फार्म फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, फार्म वानिकी की, तो इसमें क्या होता है, किसान अपनी निजी भूमि, जो इसका पर्सनल निजी भूमि है, मेड़ों पर व्यवसायिक या घरेलू उपयोग हेतु पेड़ लगाते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, सामुदायिक वानिकी, तो सार्वजनिक सामुदायिक भूमि जैसे कि पंचायत भूमि हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल परिसर हो गया, यहाँ पर वृक्षारोपण। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की बात करेंगे तो नहरों, सड़कों, रेलवे लाइनों के किनारे बंजर भूमि पर वृक्षारोपण। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, तो ये एक ही भूमि पर फसल भी लगाना, वृक्ष भी लगाना और पशुपालन भी करना, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एआईएफ स्कीम, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन जो है कि दर कितनी निर्धारित है? 7% पर एनम, 3% पर एनम, 2% पर एनम, 5% पर एनम। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका 3% पर एनम, ठीक है, 3% पर एनम। यहां पर देखेंगे लॉन्च ईयर की बात करेंगे, कब आया था ये, तो 2020 में एआईएफ। टोटल कॉर्पस की बात करेंगे तो कितना है, 1 लाख करोड़। इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करेंगे तो 3% पर एनम अप टू 2 करोड़ लोन, ठीक है। मैक्सिमम टेन्योर फॉर सबवेंशन तो 7 साल रखा गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, विच केमिकल मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन अवेलेबल नाइट्रोजन इन सोइल, मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता को मापने के लिए सामान्यतः किस रसायन विधि एक्सट्रैक्शन मेथड का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम एसिटेट विधि, ब्रे नंबर 1 विधि, ऑल्सन विधि, क्षारीय परमैंगनेट विधि। कौन सा मेथड से यहाँ पे नाइट्रोजन की उपलब्धता मापते हैं सोइल में? तो यहाँ पे ऑल्सन मेथड की बात करेंगे तो इससे फास्फोरस को मेजर किया जाता है, फास्फोरस को किस सोइल में, तो अल्कलाइन सोइल में, अल्कलाइन सोइल में क्षारीय कैल्किरस जो होता है सो, ठीक है। अमोनियम एसिटाइड मेथड की बात करेंगे तो इससे यहाँ पे जो उपलब्ध पोटेशियम होता है, साथ ही साथ जो विनिमयशील केटायंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे CO2 प्लस हो गया, Mg प्लस हो गया, 2 प्लस हो गया, ये सबको मेजर करने के लिए, ठीक है। ब्रे नंबर 1 विधि की बात करेंगे तो ये भी फॉस्फोरस को एसिडिक सोइल में, ठीक है, यहाँ ये अल्कलाइन सोइल में, दोनों में अंतर है। क्षारीय परमैंगनेट विधि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अल्कलाइन परमैंगनेट मेथड जो है ये सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन को मापने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रेंट है, पोषक तत्व, सोइल कंडीशन की बात कर रहा है, कहां पर कितना होता है, एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है, साइंटिस्ट कौन से जुड़े हुए हैं उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको रीड कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे विच टोमेटो वैरायटी इज रेसिस्टेंट टू टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, टमाटर सोलेनम लैकोपर्सिकम की कौन सी किस्म लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधी रेसिस्टेंट मानी जाती है? रोमा, पंजाब छुआड़ा, अर्का रक्षक, पूसा रूबी। तो यहां पर पूसा रूबी की बात करेंगे तो ये IARI में डेवलप हुआ, IARI में किसका किसका क्रॉस है, तो ये सायोक्स एंड इम्प्रूव
इम्प्रूव्ड मिरुति, इसका क्रॉस है, ठीक है। पंजाब छुआड़ा की बात करेंगे तो ये कहां पे डेवलप हुआ है, तो ये PAU में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये किससे प्रतिरोधी है, तो रूट नोट नेमाटोड। रोमा की बात करेंगे तो ये एक इंट्रोड्यूस किस्म है, इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी, प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है ये, प्रोसेसिंग के लिए और पेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। अर्का रक्षक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्का रक्षक की बात करेंगे तो ये एक साथ तीन तीन डिजीज के लिए रेसिस्टेंट है, ठीक है। अर्का रक्षक और सम्राट कौन कौन है ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं ट्रिपल डिजीज रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो बैक्टीरियल विल्ट से, अर्ली ब्लाइट से, और जो यहाँ पे टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है इससे, तीनों डिजीज से यहाँ पे रेसिस्टेंट जो वैरायटी है वो कौन है, अर्का रक्षक और अर्का सम्राट, ठीक है। कहां पे डेवलप हुआ ये, तो IIHR बेंगलुरु में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु। रूट नोड नेमाटोड की बात करेंगे तो इससे यहाँ पे हिसार अनमोल हो गया, पंजाब छुआड़ा हो गया, SL120 हो गया, ये सब रेसिस्टेंट है, ठीक है। ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और IARI में डेवलप हुआ है, तीनों वैरायटी, ठीक है। बैक्टीरियल विल्ट के खिलाफ कौन सा रेसिस्टेंट है, तो अर्का आभा हो गया, अर्का आलोक हो गया, पूसा हाइब्रिड 2, IIHR IARI। लीफ कर्ल वायरस से यहाँ पर कौन है, तो हिसार अनमोल है, अर्का अनामिका ओकरा में, अर्का रक्षक ये भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और IIHR में डेवलप है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच टिलेज इंप्लीमेंट वर्किंग एट डीप लेयर्स इज यूज टू ब्रेक सॉइल कॉम्पेक्शन और हार्डन। मृदा संपीड़न, सॉइल कॉम्पेक्शन, हार्डपैन को दूर करने के लिए किस गहराई पर काम करने वाले जुताई यंत्र का उपयोग किया जाता है, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, रोटावेटर, सबसॉइलर। तो यहाँ पर सॉइल के कॉम्पेक्शन को, हार्डपैन को ब्रेक करने के लिए जो यूज होता है इंप्लीमेंट वो है सबसॉइलर, ठीक है। सबसॉइलर का यूज किया जाता है, ये कितना डीप काम करता है, तो 44 से 75 सेंटीमीटर तक, इंच में बात करेंगे तो 18 से 30 इंच, ठीक है। जो भी हार्ड पैन होता है, कॉम्पेक्शन होता है, उसको यहाँ पे तोड़ने का काम करता है सब सॉइलर। इससे बेनिफिट क्या होता है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, तो मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाती है, मृदा की जो जल निकास है, ड्रेनेज, वो अच्छा हो जाता है, जड़ों की जो गहराई और डेवलपमेंट होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है। और ये जो सबसॉइलर है ये प्राइमरी टिलेज में आता है, प्राइमरी टिलेज, ठीक है। कल्टीवेटर हो गया, ये सेकेंडरी है। डिस्क हैरो ये भी सेकेंडरी है। रोटावेटर की बात करेंगे तो ये भी सेकेंडरी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्लीमेंट है, टिलेज टाइप है, वर्किंग डेप्थ है और की फंक्शन है। सब सोइलर की बात करेंगे, डीप प्राइमरी टिलेज 45 से 75 सेंटीमीटर अंदर तक काम करता है ये, ब्रेक्स हार्ड पैन और सोइल कॉम्पेक्शन को ब्रेक करने का काम करता है। चीजल प्लाव की बात करेंगे, डीप प्राइमरी टिलेज है, 25 से 40 सेंटीमीटर डीप, ये ब्रेक करने का काम करता है, लूज करने का काम करता है सोइल को विदाउट इन्वर्जन। मॉल्ट बोर्ड प्लाव की बात करेंगे, एमबी प्लाव का, तो ये भी प्राइमरी टिलेज का टूल है, 15 से 30 सेंटीमीटर, इन्वर्ट सोइल कंप्लीटली, मिट्टी को कंप्लीटली पलट रख देता है। रोटावेटर की बात करेंगे तो ये सेकेंडरी टिलेज है, 10 से 12 सेंटीमीटर डीप ये काम करता है, सोइल पल्वराइजेशन और वीड मिक्सिंग करने के लिए, ठीक है, एकदम बुरबुरी पीसने के लिए और वीड को मिक्स करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस इन श्रिम्प फार्मिंग। झींगा पालन श्रिम्प फार्मिंग में व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस जो है का मुख्य लक्षण क्या है, गलफड़ों का लाल होना, शरीर पर हरा कवक जमना, झींगों के पंखों का गिरना, कैरेपस पर सफेद धब्बे और तेजी से मृत्यु दर। क्या है यहाँ पर सही आंसर, तो यहाँ पे गलफड़ों का लाल होना ये तो अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से, ये जब बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर में इसका जब अधिकता बढ़ जाता है तो ये खराब हो जाता है, वाटर जो है ये खराब हो जाता है, इसकी क्वालिटी जो है खराब हो जाती है, जिससे कि गलफड़े जो है इनका लाल होने लगता है, ठीक है। शरीर पर हरा कवक की बात करेंगे तो ये फॉलिंग पैरासाइट्स या फिर कवक के कारण होता है, ठीक है। झींगों के पंख गिरना, ये पंख इनमें होते ही नहीं है, ठीक है। कैरापस की बात करेंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, कैरापस पर सफेद धब्बे और तेजी से मृत्यु दर जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जैसे कि डिजीज हो गया, पैथोजन हो गया, मेजर सिम्टम हो गया, इसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, रोक के पॉज करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इन विच ईयर वाज द ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कृषि विपणन में ई नाम जो है पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? 2014, 2016, 2018, 2020। तो ई नाम की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। कब आया था ये? तो 2016 में आया था, 2016 में आया था। डेट क्या है इसका? डेट की बात करेंगे तो 14 अप्रैल 2016। 2014 की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था, ठीक है। 2018 की बात करेंगे तो यहाँ पर पीएम आशा, पीएम आशा क्या है इसका फुल फॉर्म? पीएम आशा का तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है, ये शुरू हुआ था। 2020 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आया था? तो AIF, जो हम लोगों ने अभी देखा, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। ई नाम के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है। लॉन्च डेट की बात करेंगे 14 अप्रैल 2016। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। लीड इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है? तो SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कॉन्स्ट्रियम। टैगलाइन क्या है इसका? कंसेप्ट, इस चीज को याद रखेंगे, उत्तम फसल उत्तम इनाम, वन नेशन वन मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, विच प्रिजर्वेटिव इज एडेड टू पपाया लेटेक्स ड्यूरिंग पपेन एक्सट्रैक्शन। कैरिका पपाया के पौधे से पपेन निष्कर्षण हेतु प्रति लीटर दूधिया द्रव लेटेक्स में कौन सा परिरक्षक प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, फॉर्मालिन, सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो यहाँ पे देखेंगे। एंजाइम टाइप की बात करेंगे तो कैसा एंजाइम है? तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ठीक है। बेस्ट स्टेज फॉर एक्सट्रैक्शन, कब निकाला जाता है इसको? 70 to 90 डेज ओल्ड ग्रीन इमेच्योर फ्रूट, 70 से 90 दिन का जो ओल्ड ग्रीन इमेच्योर फ्रूट होता है, कच्चे फल होते हैं, उनसे यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव यूज की बात करेंगे तो कौन सा प्रिजर्वेशन यूज होता है? तो यहाँ पर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS 0.5%। ड्राइंग टेम्परेचर की बात करेंगे तो सन ड्राइंग और ओवन ड्राइंग 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पे। बेस्ट पपेन यील्डिंग वैरायटी है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, CO2 हो गया, CO5 हो गया, CO7 हो गया, पूसा मेजेस्टी और वाशिंगटन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब निकाला जाता है? तो इसको सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, विच सिस्टम इज यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम ट्रैक्टर इंजन टू द व्हील एंड PTO शाफ्ट। ट्रैक्टर के इंजन से शक्तियों को पहियों और PTO तक पहुंचाने के लिए किस तंत्र सिस्टम का उपयोग किया जाता है? पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, किसका यूज होता है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने एंड तक यहाँ पर प्रयास किया होगा और अपने आंसर को नोट करते हुए यहाँ तक पहुंचे होंगे, ठीक है। तो अब आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर भी, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी कमेंट करना है, आंसर कमेंट करके देना है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्कोर बताना आपका। स्कोर कहने का मतलब है कि कितना क्वेश्चन सही किए, 25 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर भी कमेंट करना है और स्कोर भी कमेंट करना है। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ये प्रैक्टिस सेट 3 था। इसके बाद 4, 5, 6 जो भी प्रीलिम्स से पहले आ सकता है वो आपके लिए लाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं।